हेलो प्यारे बच्चों। तो क्लास 11th के बच्चे सभी बढ़िया हैं। चलिए, आशा करता हूँ सब अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं घर पे ना। मस्त सिर्फ टाइम पास करते हुए नहीं रहना बेटा, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से जम के करनी है आपको। अभी CBSE का पैटर्न भी चेंज हुआ है रिसेंटली नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसका इफ़ेक्ट मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं उन पे भी पड़ेगा, तो सभी बच्चों पे उसका इफ़ेक्ट पड़ना है। 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है कंप्लीट सिलेबस को बोर्ड क्लासेस के लिए। टर्म फर्स्ट अब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, MCQ बेस्ड। टर्म 2 मार्च या अप्रैल के आसपास उसके एग्ज़ाम्स होंगे और वो सब्जेक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस पे किस तरह से क्या रहेगा। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लाइव क्लासेस भी फिर आपके लिए लेकर आएंगे, लाइव डाउट सेशंस वगैरह। तो आप सब जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। तो चलो आज हम आगे डिस्कस करते हैं भाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बोर्स ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, वैसे तो आसान है भाई, बाकी जैसे बुक्स में बाकी लोग बता देते हैं कि सीधा फॉर्मूला याद कर लो कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1312 अपॉन n² किलोजूल पर मोल। बट वो आया कैसे, है ना, तो ये पता होना चाहिए भाई। देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं पूरा डिराइव करके आपको दिखाता हूँ, डेरिवेशन आप समझें और उसको फिर याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बोर्स पोस्टुलेट्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, देखो बेटा, क्या कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड और उसके लिए हम क्या रिलेशन देते हैं, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है भाई। फिर सेकंड जो बात हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट जो हम यूज़ करेंगे अपने डेरिवेशन के अंदर, वो हम यूज़ कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन जो होता है, क्या बेटा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका रीज़न आपको पता है कि वहाँ पे दो जो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R², इसकी वैल्यू है ना, ये इक्वल होता है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के mv² अपॉन R, यही है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो E से रिप्रेजेंट करें हम टोटल एनर्जी को, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई आपकी, ZE² अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब जो बात आती है कि भाई इसको अलग से रखेंगे, यहाँ हम इक्वेशन 1 से और 2 से
कहाँ से भाई, इक्वेशन 2 से, सॉरी इक्वेशन 2 से मैं इसको इक्वेशन 3 कह देंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और वो यहाँ पुट कर दूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो इधर करके देख लेते हैं। इक्वेशन 2 से मैं यदि यहाँ से वी स्क्वायर निकालता हूँ, वी स्क्वायर इधर रखता हूँ, वी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा, जेड ई स्क्वायर, ये तो है ही उधर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर। इधर अब होगा क्या कि आर ऊपर जाएगा, ठीक है, और एम हमारा नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ, एम अपॉन में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू सीधा यहाँ पुट कर लेते हैं, लाके एक आर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू जब आप इधर पुट करोगे तो आपका ई इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ, ठीक है, हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बच गया, आर और एम, तो एम ऊपर भी था यहाँ पे, वो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आपका इधर रहेगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है भाई। तो ये देखो, अब ये हाफ और ये 1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ई इज़ इक्वल टू माइनस का हाफ बच जाएगा, माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ये आ गया। यहाँ पे अब एक चीज़ और है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं हाफ, या पूरा लिखें तो जैसे हाफ का ये 1 हटा दो, के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में आपका सिर्फ आर, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं बता दूँ आपको कि भाई क्या किया हमने, ये जो के है, वेयर के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये वैल्यू इधर रख दी हमने, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 से, देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, इक्वेशन 1 और 2 से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन आया इसको हमने इक्वेशन 4 कह दिया। क्या कह दिया, इक्वेशन 4। तो मुझे अब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा स्पेस के लिए, तो इक्वेशन 1 और 2 से, तो मैं बीच वाला हिस्सा जो है इसको हटा लेता हूँ, ठीक है बेटा। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। अब हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पहले देखिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है वहाँ से हम इक्वेशन 1 आपकी क्या है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अभी आप इसका स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में
इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पुट करूँगा। ठीक है भाई। तो अब देखो क्या आएगा आपके पास, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एज इट इज़ है। ठीक है। यहाँ आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसके अपॉन में है उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। तो ऊपर आपने क्या लिख दिया, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है भाई, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर है आपके पास। तो एक तो ये वी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, और एक एम से पावर कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज़ रख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अभी r इज़ इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल कर लें, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो 1/r है, तो r इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, अभी इसको हटा देता हूँ। ठीक है। r इज़ इक्वल टू क्या बनेगा भाई आपका, इसका उल्टा करोगे आप तो आपके पास ये ऊपर चला जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है। अपॉन में मैं इसको लिख लेता हूँ जेड ई स्क्वायर, और इसके साथ अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एज इट इज़ है, रख दिया मैंने इसको यहाँ पे, और अपॉन में नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, और एक m बच गया था उधर, m आ गया। तो ये वैल्यू आपकी r की वैल्यू आ गई। ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बेटा, इसको आपके पास स्क्रीन पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं, आगे पीछे करके आप देख सकते हो। ये r की वैल्यू आप यहाँ पुट करो। अब क्या लिखेंगे हम, on putting the value of r in equation 4। अब ये r की वैल्यू, ये वाला जो r है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 में रखते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो अब इक्वेशन 4 में क्या बनेगा आपके पास, इसको ऊपर ले लो अब मैं इरेज करके, हमारे पास r की वैल्यू आगे कैसे आए वो तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं इसको पूरे को इरेज कर लेता हूँ, ये r की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, कहाँ, इक्वेशन 4 में। ठीक है। r की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 4 हमारा ये था। यहाँ हम e इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस सिंबल है, माइनस k, तो k को आप रहने दो, k जेड ई स्क्वायर बाई 2 r है यहाँ पे ना, तो r की जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो अब इसको मैं अलग से एक बार इंटू में लिख देता हूँ, इंटू r अपॉन में लिख रहे हैं हम, तो अपॉन में आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला ना, उसको उल्टा करके लिख दिया जाए वैसे तो उल्टा करके आप लिखोगे जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m। ठीक है। और ये चीज़ बटे अपॉन में रह जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम कैसे लिख देंगे भाई, इसको k लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एक के ये और एक के ये हो जाएगा, z इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर हो गया, e और e का तो e की पावर 4 हो गया। ठीक है। और ये 2 कैंसिल होके ये यहाँ 2 आ जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये k स्क्वायर हो गया, और क्या बच गया आपका, एक m बच गया ऊपर, m, और आपका बच गया 2 है ना, और अपॉन में आपके पास बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी। टू पाई स्क्वायर, एक हमारा ये पाई स्क्वायर भी रह गया उधर, पाई स्क्वायर, तो इसको थोड़ा सा ठीक से अरेंज करें तो बुक में जो लिखा हुआ है 2 पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 अपॉन
एन स्क्वायर और एच का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये माइनस का है सॉरी, वैल्यू आएगी माइनस की, इज इक्वल टू माइनस दिस। तो ये फॉर्मूला आपके पास पूरा आ गया। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो इंटरेस्टिंग बात, अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट ये करता है कि भाई इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब रेस्ट पे होता है या बहुत दूर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है न्यूक्लियस से, तब उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, तब उसकी एनर्जी जीरो रहेगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम नेगेटिव दिखा रहे हैं। अब यदि इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट कर दी जाए यहाँ पे, इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करके यदि हम कैलकुलेशन करें, हम पाई की वैल्यू, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के भी एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उनकी वैल्यू रखें, जेड की वैल्यू रखें, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन तो ऑर्बिट का नंबर रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एच भी कांस्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज़ पुट करके यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो जूल में ये वैल्यू आ जाती है, क्या है ये, जूल में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें, किसको भी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए देखो हमें पता है कि भाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन याद रखना आपको, इतने जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें, किसको, ये जो वैल्यू हमारे पास है जूल वाली वैल्यू, इसको यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें कैसे मिल जाएगा, हम लिखेंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसको यदि हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये बनेगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दोगे आप, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और ये क्या था, ये वैल्यू हमारी जूल में थी, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा आपका, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। और ये कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू आपकी, ये सब नेगेटिव में रहेंगे ना एनर्जीज़, ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आपके पास आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम नेगेटिव दिखाएंगे। और उसके बाद फिर यदि हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा आप लोग, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जूल में जो एनर्जी है उसको, जूल में कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीधा सा है कि हम जो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एन स्क्वायर जूल में है, इंटू ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन 6.022 इंटू 10⁻⁻18
23 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको हम जूल पर मोल कहेंगे। और इसको यदि सोल्व करें, पूरा कैलकुलेट करें ठीक से, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को इन nth ऑर्बिट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और मेन चीज़ यही कि जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इंडिकेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव दिखा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतना ही ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। एक मिनट, घटेगी, क्योंकि हम n की वैल्यू यहाँ पे आप क्या रखोगे, n1 n2 n3 n4। तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू स्मॉल आती जाएगी, कम होती जाएगी। और जितना ये वैल्यू कम होगी इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो मिनिमम एनर्जी रहेगी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज रहेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है, सेकंड में कम, थर्ड में और कम होती जाएगी। और जितना हम दूर जा रहे हैं, सॉरी कम नहीं, बढ़ेगी, सॉरी मिनिमम एनर्जी रहेगी फर्स्ट सेल में, उसके बाद सेकंड सेल में एनर्जी इंक्रीज होगी, थर्ड सेल में एनर्जी और इंक्रीज होगी, फोर्थ में और बढ़ेगी, फिफ्थ में और बढ़ेगी, और एट इन्फिनिटी ये वैल्यू हो जाएगी 0। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से जितना अट्रैक्ट होता है, जितना न्यूक्लियस के नज़दीक आता है उतनी एनर्जी लॉस करता हुआ जाता है, इतना ही लॉस करेगा और एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसीलिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। चलिए ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से इसको समझ के याद करना है।